नमस्कार। आज के स्टोरी बुके में प्रस्तुत है अंजलि काजल की कहानी दुनिया जिसे कहते हैं। उस घर में हर चीज करीने से अपनी जगह पर पड़ी थी। घर में बच्चे नहीं थे। पहली बार उसके घर गई थी तब सबसे पहले इसी ओर ध्यान गया। बच्चे हमें कितना बदल देते हैं। हम लगभग हम उम्र ही थीं। उसने बताया नहीं था कि उसके बच्चे नहीं हुए। मैंने पूछा भी नहीं था। किसी बिन ब्याहे आदमी या औरत से पूछना कि शादी क्यों नहीं की अभी तक, और किसी जोड़े से पूछना कि आपके बच्चे नहीं हुए, ये दोनों सवाल मुझे बहुत क्रूर लगते हैं। वो किसी दूसरे शहर से ट्रांसफर लेकर हमारे दफ्तर आई थी। कुछ ही दिनों में हम दोस्त हो गईं। सबको लगता है कि शायद हम पहले से एक दूसरे को जानती थीं। कभी कभी लगता है अच्छा है सुन नहीं पाती हूँ। कितना कूड़ा भरा है लोगों के दिमाग में। असल में उसकी इस बात ने मेरा ध्यान खींचा था। शुरू में हमने भी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच ऐसी गजब केमिस्ट्री होगी। मशीन लगाकर भी वो ज्यादा नहीं सुन पाती थी, ना ही मुझे मूक बधिरों की भाषा आती थी। पर मैं अपनी बात उसे समझा देती, या ऐसा कहें उसे मेरी बात समझ में आ जाती थी। मन अजीब सा घबरा रहा है। मैंने शिकायत की थी, ये जरूरी मीटिंग नहीं आती तो मैं भी साथ चलता। विशाल ने मुझे चूमते हुए कहा, तरु के लिए ये दिन क्या मायने रखता होगा। मानव के बारे में तो मैं सोच भी नहीं पा रही थी। कई सालों से भाग दौड़ कर रहा था। उसका नाम तरुणा था। हम सब उसे तरु कहते थे। मैं और तरु सास बहू वाली बातों से बचते थे। घर छोड़कर निकल आने पर हम घर के झगड़े कलेश भी घर पर ही छोड़ आने की कोशिश करते। दोपहर का खाना बाहर निकलकर करने जाते, या कई बार कॉफी हाउस और किसी किसी सप्ताहांत पर बार या बियर कैफे। ये समय हम दोनों का अपना होता था, पर हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता था। कई बार घर का कोई कलेश पीछा करता हमारे साथ चला आता था। विशाल ने मुझे तरु के घर पर छोड़ा। हम लोग तुरंत ही एनजीओ के लिए निकल गए। हमें बहुत दूर जाना था। आंटी का मुंह बना हुआ था। वो कार में पिछली सीट पर मेरे साथ ही बैठी थी। मानव गाड़ी चला रहा था और तरु आगे की सीट पर थी। एक हफ्ता पहले तरु और मानव हमारे घर आए थे। उस दिन मानव ने मुझे और विशाल को एनजीओ साथ चलने के लिए कहा था। उस दिन मानव की बातें सुनकर पता चला कि बच्चा गोद लेना इतना मुश्किल है इस देश में। तरु का 100% न सुन पाना बच्चा गोद लेने के रास्ते में एक बड़ी अड़चन बन गया था। वहां पर जीनत उसका केस देख रही थी। जीनत ने बताया कि एक कमेटी बनी है जिसमें कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं, फिर वही तय करते हैं कि उनको बच्चा मिलेगा या नहीं। तरु को बच्चा ना होना तरु की दूसरी पहचान बन गई थी। पहली पहचान थी, तरु सुन नहीं सकती। जहां दफ्तर में सहकर्मी और घर में तरु की सास तरु को इसी नजर से देखते थे, वहीं तरु कभी बच्चे के बारे में बात नहीं करती थी। ये उसका विद्रोही स्वभाव था या सचमुच उसे बच्चे की कमी नहीं महसूस होती थी, मैं कह नहीं सकती। वो अपने आप में खुश रहती थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार इस विषय पर कुछ कहते सुना, बच्चा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो दोनों सादा जीवन जीते थे, पैसा बचाते थे और खूब घूमते थे। कभी पहाड़ पर, कभी समुद्र के किनारे, शायद घर के तनाव भरे माहौल से बचने के लिए। जबकि मैं और विशाल नौकरी के साथ 2 बच्चे पालते, स्कूल की मोटी फीस देने और घर के लोन की किस्त का जुगाड़ करते पिस रहे थे। क्या मानव ने बच्चा गोद लेने के लिए इतनी भागदौड़ तरु के लिए नहीं, शायद अपनी माँ के लिए की? बच्चा ना होने की वजह से घर में क्लेश रहता था। मानव की माँ 65 साल की, दरमियाने कद की, पाकिस्तान से विस्थापित परिवार की एक ठोस महिला थी। शुरू में मैं जब भी कभी उनके घर गई, आंटी से सहज बातचीत होती थी। बल्कि वो बहुत अच्छी तरह से बात करती, हालचाल पूछती और बिना कुछ खाए पिए आने नहीं देती थी। तब तक मैं सोचती थी कि आंटी तरु से इसलिए गुस्सा रहती हैं कि उसे बच्चा नहीं हुआ। फिर एक दिन आंटी मुझे बाजार में गुरुद्वारे के बाहर मिल गई। तरु को आज तक नहीं पता कि किसी शाम मैं गुरुद्वारे के बाहर कभी आंटी से मिली थी। आंटी द्वारा एकदम चुप लगाकर बैठ जाने से कार में एक अजीब सा तनाव खिंचा हुआ था। मैं शब्द ढूंढ रही थी कि अचानक आंटी फुसफुसाई, मेरी बेटी को 2 बेटियों के बाद लड़का हुआ। जब दूसरी लड़की हुई थी मैंने से कहा था अपनी झोली में डाल ले, उसकी नाल कटते ही, पर इसका दिमाग ही दूसरा है।
आखिर लूंगी तो ऐसा बच्चा जिसका कोई ना हो। हाँ, अब पता नहीं किसकी है, कहड़ी जात है। मेरा खून खौल गया। पर उस दिन सरकारी पैनल के सामने हमें आंटी का सहयोग चाहिए था। जीनत ने कहा था कि कमेटी के सदस्य आंटी से पूछ सकते हैं कि बच्ची को पालने में वो साथ देंगी। एक शाम तरु ने चुपके से ऑफिस में बैठे मैसेज भेजा मोबाइल पर, चलो मिलते हैं सीसीडी। उस शाम उसने बताया कि वो सुनने की ताकत के बिना पैदा नहीं हुई थी, बल्कि एक हादसे में उसकी सुनाई जाती रही थी। उन दिनों वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। एक रात कमरे में रखे हीटर से उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। जब वो जलने लगी तो उसकी रूममेट ने उस पर कंबल डाल दिया, जिससे आग तो बुझ गई, पर उसका स्वेटर जलकर उसकी त्वचा से चिपक गया। ये मेरे लिए एक झटके से कम नहीं था। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो हर समय हाई नेक्ड वाले पूरी बाजू के कुर्ते क्यों पहनती थी। उसने छाती और पीठ से जली हुई त्वचा दिखाई। मैंने उसके चेहरे को ऐसे देखा जैसे आज पहली बार देख रही हूँ। बेदाग, चमकता चेहरा, घने लंबे बाल। उसने आगे बताया कि उस घटना के कुछ सालों तक उसकी पढ़ाई छूट गई थी। ठीक ठीक उसे भी नहीं पता चल पाया था कि उसकी सुनने की ताकत कैसे चली गई। जलने से या जलने के बाद उसे हो रहे उस भयानक दर्द के इलाज के दौरान किसी दवा के बुरे प्रभाव के कारण डॉक्टर कुछ नहीं बता पाए या छुपा गए। वो शाम जल रही थी। मेरे मन में सवाल उठा, क्या मानव उसे हादसे से पहले जानता था? जवाब में वो ठहाका लगाकर हंसी। नहीं, मानव मेरे जीवन में बाद में आया। वो भी एक कहानी है, कभी बताऊंगी। वो कहानी उसने बताई थी जब हम साथ में पहाड़ पर घूमने गए थे। वो बहुत नर्म शाम थी। हम लोग पहाड़ की हल्की ठंड में बाहर आग जलाकर बैठे थे। एक छोटे पहाड़ी कस्बे के एक मामूली होम स्टे का अपना सुख होता है। वहां आप सैलानियों की भीड़ से बचे रहते हैं। हम लोगों पर स्थानीय पहाड़ी वाइन का हल्का असर था, पर दिल्ली की मारामारी से दूर उस पहाड़ी कस्बे की शांति का नशा वाइन से ज्यादा था। 2 ड्रिंक मार लेने के बाद तरु खूब हंसती थी। जब मुझे विशाल की वो बात याद आ जाती जो उसने कही थी कि हमारी नई नई शादी हुई थी, उन दिनों जब तक मैंने पीना शुरू नहीं किया था। मैंने पूछा था, शराब पीने से हमें क्या होता है? विशाल ने कहा था, कुछ नहीं, हम कुछ और ज्यादा वही हो जाते हैं वो असल में होते हैं या होना चाहते हैं। तरु खुली लड़की थी। मानव उसके मुकाबले थोड़ा कम खुलता था, पर उस रात हम सब किसी अलग नशे में थे। हमारे कॉटेज हर एक ताल था। मैं और पैदल चलते हुए उसके पास निकल गए थे। उसी समय तरु ने मुझे प्रेम के बारे में बताया था। कुछ बातें उस जगह पर ठहरी रह जाती हैं जहां वे कही गई होती हैं। मुझे आज भी जब कभी तरु के अतीत की वो बातें याद आती हैं तो ताल का वो शांत पानी और उस रात का सन्नाटा याद आता। उस रात उसने बताया कि प्रेम और तरु दोनों देहरादून में साथ बड़े हुए थे। प्रेम डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। अपनी सुनने की ताकत खो देने के बाद उसके जीवन में एक सन्नाटा उतर आया था। दुनिया से उसकी तार कट गई थी। कुछ पुराने दोस्त मुंह मोड़ गए थे। उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आता था कई बार। एक दिन उसने गुस्से में प्रेम को मैसेज लिखा था, मुझसे अच्छे वे लोग हैं जो पैदा ही बहरे होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने क्या खो दिया है। अगर मेरे साथ यही होना था तो अच्छा होता कि मैं बहरी पैदा हुई होती। प्रेम ने उसे जवाब भेजा, तुम्हें क्या लगता है, वो लोग ज्यादा खुश होते होंगे जो पैदाइशी अंधे होते हैं, या वे लोग जो धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं? जो पैदाइशी अंधे होते हैं उनके पास दुनिया कैसी दिखती होगी कि सिर्फ कल्पनाएं होती होंगी। तरु ने लंबी सांस ली। उस हादसे के बाद प्रेम ने मुझे डिप्रेशन से निकाला था। इस दौरान तरु को ये सरकारी नौकरी मिल गई थी। वहीं उसे मानव मिला। मानव उसे चाहने लगा और कुछ ही महीनों में उसने तरु के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तरु की उलझन बढ़ती जा रही थी। प्रेम के साथ उसका रिश्ता किसी मुकाम पर पहुंचता इससे पहले उसके साथ हॉस्टल में जलने वाला हादसा हो गया। उसे उम्मीद थी कि प्रेम उसे शादी के लिए कहेगा। शायद इसलिए उसने प्रेम से कहा था कि मानव उससे शादी करना चाहता है। उसे झटका लगा जब प्रेम ने उसे मानव से शादी कर लेने की सलाह दी। क्या अपने ना सुन पाने ने तरु को रोका होगा प्रेम के साथ आगे बढ़ने से? तरु और मानव की शादी होने के बाद प्रेम दिल्ली चला गया था। उस पर काम की धुन सवार थी।
वहाँ वो कई अस्पताल में कंसल्टेंट हो गया था। हर दिन किसी अस्पताल में ड्यूटी करता, सुबह से शाम तक एक मोहल्ले में खोले गए क्लिनिक पर काम करता। उसने शादी की जो चली नहीं। वो किसी को समय नहीं देता था, अपने आप को भी नहीं। जीवन की भाग दौड़ थी या भाग दौड़ में जीवन था, उसे कुछ होश न था। फिर एक दिन उसे ब्रेन हैमरेज हुआ। मौत के बहुत करीब से लौटा था वो। माइल्ड ब्रेन हैमरेज था। उसके बाद उसमें कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तरु ने आगे बताया, प्रेम अब लद्दाख में रहता है। अभी भी प्रेम से उसकी बात व्हाट्सएप पर होती है। मैं रात की हल्की रोशनी में उसका चेहरा देख रही थी। प्रेम के बारे में बताते हुए उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, उदासी तो बिल्कुल नहीं। हमेशा इतनी खुश कैसे रह लेती थी? वो शाम अचानक से मेरे लिए भारी हो गई थी। ऐसे भारी पलों में वो अक्सर बात बदल देती थी। तुम्हें सेक्स करने की इच्छा होती है क्या? वो हंसने लगी। साला, मुझे न जाने क्या हो गया है। सेक्स मुझे बोर करता है। मानव को मैंने कहा था कि मुझसे शादी मत करो, मैं तुमसे पहले बूढ़ी हो जाऊंगी। मानव उससे 6 साल छोटा था। बात करते करते हम कॉटेज की ओर लौटने लगे। जब से हम पहाड़ से घूमकर वापस आए थे, आंटी का व्यवहार कुछ बदल गया था। पहले उनसे बात होती तो बड़े प्यार से बात करती, पर अचानक उनकी बातों में तंज आने लगे। और फिर गुरुद्वारे के बाहर एक दिन मैं उनके हत्थे चढ़ी गई। आंटी ने खुद ही तरु की बात छेड़ दी थी। मेरे बच्चे दा जीवन बर्बाद कर सुट्या। बहुत बड़ी गलती की थी जो इस बोली नाल व्याह कर दिया। मेरा पुत्र पट लिया ही नहीं। और फिर आंटी के अंदर से लावा फूट पड़ा। कन्ना तोता बोली है ही, और उपरों माँ ने बच्चा पैदा करन दा चज भी नहीं सिखाया। एदी उम्र तक मेरे 4 बच्चे हो गए सी, ये तो एक न जमया गया। जीवन बर्बाद कर दिता मेरे पुत्र का। पुत्र इसे दिन चढ़ रहे थे पर इसने अंडा खा लिया। चंद्री जीभ भी ता नहीं रुकदी इसदी। मैनू पता वो जरूर मुंडा रहा होवेगा। कुड़ियां नहीं कुख विच मरदियां। कुड़ियां ता कुख नू चिंबड़ जांदियां। है ता मैं ही हाँ जो इस बोली नू झल रही। इसनू कोई एक दिन भी नहीं रखदा। कोई ऐसे भी जीता है क्या अपने अंदर इतना जहर लेकर? मैंने आंटी से पूछा। पर आंटी, आपका बेटा तो बहुत खुश लगता है तरु से और इस शादी से। वो दोनों तो दुखी नहीं है अपने जीवन से जितना आप दुखी लगती हैं उन दोनों की शादी से। मन उखड़ गया। लगा ये दुनिया तरु के लायक नहीं है। उसने सही कहा था। वो कितना कुछ सुनने से बच गई थी। बहुत लंबा सफ़र तय करके हम वहाँ पहुँचे। ये मेरा पहला अनुभव था किसी अनाथालय जाने का। गेट के बाहर एक बच्चों का पालना रखा हुआ था। उसके बाहर दीवार पर एक संदेश लिखा था, बच्चों की जगह कूड़ेदान नहीं हमारा दिल है। उन्हें मारिए नहीं, उन लोगों को दीजिए जिनकी दुनिया बच्चों के बिना सूनी है। वो एक 3 मंजिला इमारत थी पर बहुत कम जगह में बनी हुई थी। बाहर बहुत छोटा सा लॉन था जिसमें बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले थे। लॉन में एक स्त्री कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। सब बच्चे अलग अलग उम्र के थे। हमें गार्ड अंदर ले गया जहाँ उनका ऑफिस था। ऑफिस में बहुत सौम्य मुस्कुराहट वाली जीनत बैठी हुई मिली। जीनत उन्हें सारी प्रक्रिया समझाने लगी। इतने में बच्चों की पाठशाला खत्म हो गई। कुछ बच्चे ऊपर के माले पर ले जाए जा चुके थे। सब बच्चों की उम्र 5 साल से ऊपर लग रही थी। दफ्तर में मौजूद एक महिला कर्मचारी ने बताया कि लोग ज्यादातर नवजात या 1 साल से छोटे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। जो बच्चे बड़े होकर यहाँ आते हैं या किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी या अक्षमता की वजह से गोद नहीं लिए जाते, उनका गोद लिया जाना मुश्किल होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या अभी यहाँ बस इतने ही बच्चे हैं? जीनत ने बताया, नहीं, ऊपर और भी बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। नर्स ने बताया कि बहुत छोटे बच्चे दूसरे माले पर रखे जाते हैं और नर्स उनकी देखभाल करती है। उससे भी ऊपर कुछ और बच्चे हैं जो बिस्तर पर ही रहते हैं। नर्स हमें ऊपर के माले पर ले गई। बच्चे हमें देखकर उत्सुक दिखे। एक बच्ची हमें देखकर मुस्कुराई और पास चली आई। उसकी उम्र 8-9 साल के करीब होगी। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने दामू बताया। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल के बीच लग रही थी, बहुत बेचैन दिख रहा था और लगातार अपना सिर हिला रहा था।
कुछ देर बाद वो अपना सिर पास में पड़े लकड़ी के मेज से टकराने लगा। नर्स ने उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दामू ने जैसे ही नर्स को जाते हुए देखा, मेरे पास चली आई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास पड़े बिस्तर पर बैठा लिया, जहां और भी बच्चे बैठे थे। दामू, जो उत्सुकता से मेरे मोबाइल फोन की ओर देख रही थी, ने मुझसे फोन मांगा। मैंने उसे फोन दे दिया। एक 7-8 साल का सरदार बच्चा तरु को देख रहा था। उसने चेक शर्ट पहन रखी थी, साथ में नेकर। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उदास करता था। अचानक वो सरदार बच्चा तरु के पास सरक आया, उसके शरीर से सटकर बैठ गया। वो अभी भी खाली आंखों से देख रहा था। मेरे अंदर हौल सा उठा। तरु ने उसे गले लगा लिया। दीवार पर बच्चों की बनाई तस्वीरें लगी थी। मैंने उन तस्वीरों के बारे में पूछना शुरू किया। बच्चे उत्साहित होकर मुझे बताने लगे कि कौन सी तस्वीर किसने बनाई है। दामू अभी भी मेरे मोबाइल फोन पर गेम खेल रही थी। तभी नर्स कमरे में वापस दाखिल हुई। उसने आते ही जोर से दामू को पुकारा। दामू ने मेरा फोन वापस कर दिया। जब तक मैं वहां से उतरकर नीचे वाले दफ्तर में आई, कुछ बच्चे नर्स के मना करने के बाद भी नीचे उतर आए और वहीं खेलने लगे। हमने उस सरदार बच्चे के बारे में पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है। जीनत ने बताया कि उसका कोई नहीं है, एक दादी के सिवा जो इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए उसे यहाँ छोड़ गई है। कमरे के एक कोने में नए पैक किए हुए कंबलों के पैकेट पड़े थे। दूसरे कोने में बहुत सारे कपड़े, बर्तन, खिलौने और बच्चों के दूसरे कई सामान। जीनत ने बताया कि ये लोगों और संस्थाओं द्वारा दान की हुई वस्तुएं हैं। बच्चों ने भी साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैंने और तरु ने महसूस किया कि इनके लिए सामान और खाने पीने की कमी नहीं थी। उनके जीवन में कुछ कमी थी तो प्रेम की, एक परिवार की। मानव, तरु और आंटी के साथ मैं भी उस कमेटी के सामने बैठी थी, पर कमेटी के लिए मेरा वहां होना कोई मायने नहीं रखता था। जीनत बाहर अपने दफ्तर में बैठी थी। उसके हिसाब से उसने अपना काम पूरा कर दिया था। अब सब कुछ कमेटी के हाथ में था। कमेटी के तमाम और सवालों के जवाब दे दिए थे मानव ने। कमेटी के सदस्यों ने उनकी फाइल में पड़े कागजों पर एक सरसरी नजर दौड़ाई। कमेटी के कुछ सदस्य आंटी की ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें इंतजार था आंटी खुद ही अपने मुंह से कुछ कहें कि वो है ना इस बच्ची को पालने के लिए, मानव और तरु की मदद के लिए। आंटी इस तरह चुप थी जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं हो। हम सब उस अजीब सी बेचैनी में थे। थोड़ी थोड़ी देर में आंटी की ओर देख रहे थे कि वे कुछ कहेंगी। आखिर उस महिला सरकारी अधिकारी ने मानव से पूछा, तरु 100% डेफ है तो इस बच्चे को कैसे पालेगी? मानव ने अपना गला खखारने के बाद कहना शुरू किया, हमने प्रेम विवाह किया है। अगर हमारा अपना बच्चा होता तो भी हम उसे पालते। मुझे नहीं लगता कि तरु एक अच्छी माँ नहीं हो पाएगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक हादसे का शिकार हो जाने के बाद से सुनने की ताकत खो बैठी है। उस सवाल के बाद कोई और सवाल नहीं पूछा गया। हमें बाहर इंतजार करने के लिए बोल दिया गया। जीनत को अंदर बुलाया गया। अंदर मीटिंग चल रही थी, हम लोग बाहर बैठे थे। दामू मेरे मोबाइल पर गेम खेल रही थी। आधे घंटे के बाद आखिर जीनत बाहर आई। उसके साथ ही कमेटी के बाकी सदस्य भी बाहर निकले और तुरंत बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर चले गए। हम जीनत की ओर एकटक देख रहे थे। जीनत ने लंबी सांस ली और फिर मानव पर फट पड़ी। मानव, मैंने तुम्हें स्पष्ट कहा था कि अपनी मम्मी को समझा कर लाना, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो एक शब्द भी नहीं बोली। अगर वो नहीं चाहती थी कि ये बच्ची तुम्हें मिले तो तुम्हें उनको अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। मानव सिर झुकाए खड़ा था। आंटी ने जैसे अपने बेटे को सफाई दी। मुझे तो मानव ने ही कहा था कि कुछ मत बोलना मम्मी, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मानव ने आंटी को कुछ भी नकारात्मक बोलने से मना किया था। वो जानता था कि आंटी जो भी बोलेंगी वो उन दोनों के खिलाफ ही बोलेंगी। आखिर जीनत ने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे लड़ना पड़ा बहुत कमेटी से तुम दोनों के लिए, पर खुशी की बात यह है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आप दोनों को बच्ची गोद दिए जाने के पक्ष में लिखी है। मुबारक हो। आह, कितनी राहत मिली हमें उस पल। नर्स ऊपर से बच्ची को गोद में लिए नीचे आई। साथ में उसके कुछ कपड़े, डायपर, फॉर्मूला दूध भी लाई थी। बच्ची सबको देखकर मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने में कुछ ऐसा था कि कमरे की फिजा बदल गई थी। जीनत ने बताया कि यहाँ उसे सब बहुत चाहते हैं। उसे बारी बारी सब ने गोद लिया, एक आखिरी अलविदा कहने को। वो सबके साथ बुलाने पर मुस्कुराती रही, वरना उस उम्र के बच्चे किसी दूसरे की गोद में जाते ही सुबकने लगते हैं।
पर उसे अभी तक किसी एक गोदी की आदत नहीं लगी थी। जीनत ने बच्ची को तरु के हाथों में सौंप दिया। तरु की आंखों के कोने भीग रहे थे। उसी पल मानव ने बच्ची को नाम दिया जीनत। तरु ने कार में बैठने से पहले बच्ची को मेरे हाथों में दिया। तरु कार से बाहर देखने लगी, जहां दरवाजे पर खड़ी दामू हाथ हिला रही थी। हम सब ने उसे हाथ हिलाया। तरु मैटरनिटी लीव पर चली गई थी। मानव ने एक दिन दफ्तर के सब लोगों को चाय पर बुलाया। उस दिन तरु से ज्यादा बात नहीं हो पाई। फिर एक दिन मानव और तरु घर पर आए। मैंने देखा मानव बहुत खुश था। जीनत का ख्याल दोनों रख रहे थे, पर मानव के ध्यान का केंद्र जीनत थी। विशाल बालकनी में सिगरेट पीने निकल गया। उसने मानव के आगे सिगरेट बढ़ाई। पता चला मानव ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था ताकि सिगरेट के धुएं का प्रभाव जीनत पर ना पड़े। कमरे में मैं और मानव अकेले रह गए। मैंने मानव से पूछा, तरु का जीनत से हुआ जुड़ाव? मानव के चेहरे पर उलझन के भाव आकर ठहर गए। हो जाएगा, वो मुस्कुरा दिया। आंटी खुश हैं कि नहीं? मानव हंसा। कम से कम पहले से शांति है। हर कोई तरु को कटघरे में खड़ा कर चुका था। विशाल भी कहता, अगर उसे बच्चा नहीं चाहिए था तो वो कह सकती थी। इस तरह बच्चे के आ जाने पर उसे स्वीकार न करना गलत है। कोई तरु के मन में नहीं उतर सका। तरु को समय चाहिए, वो कहती। उन सब बच्चों को छोड़कर एक बच्चा चुनकर ले आना क्रूएल है। मैंने तरु के आगे अपनी बात रखी। तुम्हें नहीं लगता कि उन बच्चों के पास सब कुछ है, सिवाय एक परिवार के? हम कम से कम एक बच्चे को तो परिवार दे सकते हैं। कुछ दिन पहले मेरे और विशाल के बीच मानव और तरु को लेकर संवाद हुआ था, जो मुझे अचानक याद आ गया। विशाल ने कहा था, मानव तरु को ज्यादा प्यार करता है। मैंने तरु का पक्ष लिया। ऐसा नहीं है, प्यार कम या ज्यादा नहीं होता, होता है या नहीं होता। विशाल ने कहा, तो फिर ऐसा मान लो कि मानव उसे प्रेम करता है और तरु उसे पसंद करती है। तुम शायद ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तरु सुन नहीं पाती, और इसके बावजूद मानव ने उससे शादी की। मैं गुस्सा हो गई थी। विशाल ने एक लंबी सांस ली। नहीं, इसलिए नहीं। ऐसा मानव की आंखों में दिखता है। तुम तरु को नहीं जानते। हो सकता है। विशाल ने कंधे उचका दिए थे। तरु अचानक जीनत को लेकर 15 दिन की छुट्टी लेकर देहरादून चली गई थी। मेरी उससे व्हाट्सएप पर बात होती थी। जब वो वापस आई तो एक शाम हम मिले। मैंने उससे पूछा कि अचानक देहरादून जाने का प्लान कैसे बना। बस एक ब्रेक लेने गई थी। उस शाम मैं अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाई। क्या प्रेम तुम्हें चाहता था? मेरे अचानक पूछे गए इस सवाल से वो बिल्कुल भी असहज नहीं हुई। जब मेरी सुनने की ताकत चली गई, तब मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि वो मुझसे प्रेम करता है। अजीब समय था। मानव मुझे प्रेम करता था, मैं प्रेम को चाह रही थी, और प्रेम क्या चाह रहा था मैं नहीं जानती थी। पर एक दिन प्रेम ने मुझे मानव से शादी करने के लिए कहा। मैं अपने आप को प्रेम के ऊपर थोपना नहीं चाहती थी। मैंने मानव से शादी कर ली और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा पीछे। तुम आखिरी बार कब मिली थी प्रेम से? मिलकर आई हूं। यूं अचानक मिलने का कार्यक्रम कैसे बन गया? हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अधूरा रह गया था हमारे बीच। शायद कुछ खत्म होना था जिसे हम ठीक से खत्म नहीं कर पाए थे। उसने गहरी सांस ली। एक आखिरी मुलाकात, एक आखिरी बात थी जिसे होना था हमारे बीच। तो क्या ये आखिरी मुलाकात थी? उसे दरअसल अपने गिल्ट से निकलना था। कैसा गिल्ट? उसके चेहरे पर एक राहत थी। मेरी शादी के बाद वो खुद डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं उससे प्रेम करती थी। इसके बावजूद उसने मुझे मानव से शादी करने के लिए कहा। उसने एक और बार गहरी सांस ली। चलो, उसे मुक्ति मिल गई। अब लगता है मानव से बेहतर कोई नहीं हो सकता था मेरे लिए। धीरे धीरे तरु की बातें मेरी बातों जैसी होने लगीं। उन बातों में जीनत का जिक्र ज्यादा होने लगा था। बच्चे इसी तरह हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाते हैं। अचानक एक मोड़ पर आपको एहसास होता है, हाँ, अरे, एक जीवन निकल गया उन्हें पालते पालते। जीनत अब 2 साल की हो गई थी। आंटी ने धीरे धीरे जीनत को उतना तो अपना लिया था कि वो जीनत को मानव की दुनिया का अहम हिस्सा मानने लगी थी। वो जान गई थी कि मानव की जान उस बच्ची में बसती है। एक दिन बहुत देर बाद तरु और मानव से मिलने हम उनके घर गए थे।
मानव ने घर के दरवाजे की घंटी के साथ बल्ब भी जोड़ रखा था। जब भी घंटी बजती बल्ब जलता, ताकि तरु जान सके कि कोई आया है। मानव और विशाल छत पर थे। दरवाजे की घंटी बजी। दिन की रोशनी में बल्ब की रोशनी मध्यम पड़ गई थी और तरु जान नहीं पाई कि दरवाजे पर कोई था। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने ही वाली थी कि मैंने देखा नन्ही जीनत ने तरु को दरवाजे की ओर इशारा करके समझाया कि दरवाजे पर कोई है। तरु ने दरवाजा खोलकर डिलीवरी वाले से सामान ले लिया। तरु ने प्यार भरी निगाह से जीनत को देखा। जीनत मुस्कुरा दी। तरु ने मुझे आंख मारी।